फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बुक हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं जो कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बेहतरीन किताब है। देश भर के स्टूडेंट्स उसे पढ़ रहे हैं और आप भी उसे पढ़ रहे हैं। दोस्तों, एक एक चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग इसके सोल्यूशन इस चैनल पे सॉल्व करवा रहे हैं और हमारी कोशिश ये है एक एक चैप्टर को अच्छे से जो उसका निचोड़ है वो आपको पढ़ाया जाए, जिससे कि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, आपकी कंपटीशन एग्जाम को एक बहुत अच्छी स्पीड मिल जाए। चलिए आज हम बढ़ते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है पजल टेस्ट। अगर आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बैंकिंग की तैयारी बिना पजल्स के हो ही नहीं सकती। आप बैंकिंग का एग्जाम ही क्लियर नहीं कर सकते बिना पजल टेस्ट के। क्या है पजल टेस्ट में, कैसे हम करेंगे, एसएससी में, मैट में, कैट में, जैट में, हर जगह दोस्तों रीजनिंग का एक अभिन्न अंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं पजल टेस्ट। चलिए पजल टेस्ट को आगे लिए चलते हैं, देखते हैं कि पजल टेस्ट में क्या क्वेश्चंस करवाने। बेसिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, बुक ये क्लेम करती है कि इतने प्रकार के पजल टेस्ट आपको पढ़ने हैं। क्लासिफिकेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, कंपैरिजन, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन बेस्ड, फैमिली बेस्ड एंड जम्बल्ड प्रॉब्लम्स, राइट। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कुछ करेंगे आज की क्लास में, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। एक एक क्वेश्चन के साथ साथ जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन जरूर मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। आप अपनी कॉपी खोल दीजिए, चीजों को पढ़ना समझना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले लिए चलते हैं एक्सरसाइज 6A। छठा चैप्टर है। छठे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज हम लोग लेके चल रहे हैं दोस्तों। आराम से चीजों को समझेंगे और एक एक बात को समझेंगे। आपको 4 यंग मैन दे रखे हैं जिनके नाम भी आपको दे रखे हैं और एक एक क्वेश्चन को आराम से समझिएगा कैसे करना है। आपको ये दे रखा था कि 4 यंग मैन हैं, राज है, प्रेम है, वेद है और अशोक है। फ्रेंडली विद 4 गर्ल्स, सुषमा, कुसुम, विमला और पूनम। 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं और उनके बीच का रिश्ता निकालना है। दोस्तों, एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 7 to 10। मैं सारे क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं, हर एक में 1 या 2 क्वेश्चन ले आया हूं। देखिए, क्वेश्चन कैसे करेंगे वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर आपने पजल को अच्छे से फ्रेम कर दिया तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर पाएंगे। और किसी भी टाइप की पजल को सॉल्व करने के लिए 2 या 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। सबसे पहली दोस्तों, रीड स्लो। एक पजल को बहुत आराम से पढ़ो, बहुत आराम से पढ़ो, चीजों को समझो। जो आपकी पजल दे रखी है, हड़बड़ाहट के कारण अगर एक लाइन मिस हो गई, अगर एक सिंगल वर्ड मिस हो गया, कोई लेटर आगे पीछे पढ़ लिया, दोस्तों अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, पजल नहीं बनेगी। कम से कम 5 में से 1 या 2 या 3 या पूरे 5 नंबर भी जा सकते हैं। सो पहला पॉइंट इज रीड स्लो, सेकेंड इज राइट फास्ट एंड थर्ड इज इंटरप्रेट फास्ट। आपने रीड करा, आपने पढ़ा, तो भैया इंटरप्रेट फास्ट। इंटरप्रेट फास्ट यानी अंडरस्टैंड फास्ट। अंडरस्टैंड फास्ट यानी उसको अच्छे से समझो और ये समझो कि ये लाइन एक्चुअली कहना क्या चाहती है, उसको अच्छे से समझना है आपको। वो समझने के बाद राइट फास्ट, आपको अपनी पजल को बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखना है। सो रीड स्लो, राइट फास्ट, अंडरस्टैंड फास्ट, ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी प्रकार की पजल के लिए, किसी भी प्रकार की पजल, एसबीआई का मेंस एग्जाम आ रहा है, आईपीएस-पीओ का मेंस एग्जाम आ रहा है और उसमें बहुत हाई लेवल की पजल आई है दोस्तों, उसमें भी ये रूल तो फॉलो करना ही है कि पजल आपकी रीडिंग केवल एक ही बार में होनी चाहिए, न कम न ज्यादा। आपको 2 या 3 बार नहीं लगना चाहिए, पजल के अंदर बीच में नहीं आना है। जैसे आप पजल को शुरू करते हो, आपकी एक एक लाइन आपके रफ पेपर पे नोट हो जानी चाहिए किसी ना किसी फॉर्मेट में। अभी देखते हैं कैसे। आपको दोस्तों 4 यंग मैन दे रखे हैं, राज, प्रेम, वेद और अशोक। मैं उसे यहां लिख देता हूं, राज, प्रेम, वेद और अशोक। ये आपको दे रखे हैं 4 मैन और इनके साथ गर्ल्स दे रखे दोस्तों, सुषमा, कुसुम, विमला और पूनम। सुषमा, कुसुम, विमला और पूनम। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इनको अच्छे से फ्रेम करके आप इनको बॉक्स में पुट कर दीजिए।
अब आप देखिए, एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक लाइन को आराम से पढ़िए, समझिएगा। आपको दे रखा है सुषमा एंड विमला आर फ्रेंड्स। दोस्तों सुषमा और विमला फ्रेंड्स हैं, ये लीजिए साहब फ्रेंड्स बना दिया इनको। आगे क्या कह रखा है, वेद की जो गर्लफ्रेंड है वो सुषमा और विमला की फ्रेंड नहीं है। वेद की जो गर्लफ्रेंड है ना, एक बात समझिएगा, वेद की जो भी गर्लफ्रेंड होगी दोस्तों, वो सुषमा की भी फ्रेंड नहीं है और कुसुम की भी फ्रेंड नहीं है और विमला की भी फ्रेंड नहीं है। और एक बात कंफर्म है कि वो खुद सुषमा और विमला भी नहीं है। यानी वेद की तरफ से सुषमा और विमला को क्रॉस मार दीजिए। क्यों? क्योंकि वेद की कोई एक तीसरी गर्लफ्रेंड है जिसको सुषमा और विमला पसंद नहीं है। तीसरी गर्लफ्रेंड का मतलब है इन दो में से तो वो नहीं होगी। कुसुम डज नॉट केयर फॉर वेद, और कुसुम को भी वेद पसंद नहीं है। इन तीनों में क्रॉस लगा लिया तो ये राइट हो गया। यानी वेद की गर्लफ्रेंड पूनम हो गई, और जैसे ही पूनम हो गई दोस्तों, पीछे वाले अब मेरे काम के नहीं है, क्योंकि प्रेम केवल वेद की गर्लफ्रेंड हो सकती है और किसी की नहीं होगी, पूनम। आगे दे रखा है दोस्तों, प्रेम की गर्लफ्रेंड इज फ्रेंडली विद सुषमा। प्रेम की गर्लफ्रेंड सुषमा से फ्रेंडली है, तो भाई प्रेम की गर्लफ्रेंड विमला होगी, क्योंकि यही एकमात्र है जो सुषमा से फ्रेंडली है। तो बाकी सारे वालों को क्रॉस कर लिया मैंने। शायद ये बात समझ आ गई आपको। सुषमा डज नॉट लाइक राज, सुषमा को राज नहीं पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे आशीष अशोक पसंद आ जाएगा। और जैसे इधर राइट लगागा यहां क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस होते ही राइट हो जाएगा, और हमारी पजल कंप्लीट हो जाएगी। आपसे पूछा जाए राज की गर्लफ्रेंड कौन है, जरा बताइए राज की गर्लफ्रेंड कौन है? कुसुम है मेरे भाई। सुषमा फ्रेंडली किसके साथ है? सुषमा फ्रेंडली अशोक के साथ है। ये लीजिए भाई अशोक। तो आपको तरीका समझना है, अप्रोच टू द पजल समझनी है। अभी पहली एक्सरसाइज है और पहला ही क्वेश्चन हमने किया इस वीडियो पे। मैं ये चाहता हूं दोस्तों, आपने अप्रोच देखी, मैंने एक भी लाइन को मिस नहीं किया, उसे यहां पे बनाया, और वैसा ही आपको करना होगा, तब जाके आपकी पजल भी राइट बन जाएगी। चलिए हमें तो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको क्या दे रखा है वो समझिएगा। आपको दे रखा है दोस्तों 4 प्लेयर्स आर देयर, जिनके नाम है ABCD। 4 कार्ड्स हैं हर एक के पास, और उसमें से हर कार्ड एक एस है, एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है। अगर आप सिंपल भाषा में कहूं तो इक्का, राजा, रानी और गुलाम, ये 4 उसके हाथ में पत्ते हैं, कार्ड्स हैं। और हर कोई जो कार्ड है वो अलग अलग एक सूट का है, यानी कि लाल का एक का अगर आ गया तो अब लाल का कोई दूसरा पत्ता नहीं आएगा, ऐसा कुछ, राइट। तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, सबसे पहले वैसा ही टेबल बनाएंगे। हमको टेबल बनानी है एस यानी इक्का की, किंग, क्वीन और जैक। अब ये एस, किंग, क्वीन और जैक हो सकते हैं, किसके हो सकते हैं वही आपको देखना है, वही आपको समझना है, और वही तो प्रश्न है। आपको कहा है कि भैया ये जो लोग हैं ये स्पेड हार्ट्स, ये स्पेड लगा दिया मैंने, ये हार्ट्स लगा दिया मैंने, ये क्लब लगा दिया मैंने, और आखिरी है डायमंड्स, तो ये डायमंड लगा दिया मैंने। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है, जो पढ़ा है वो आप एक बार पढ़ ले जाइए। ए के पास क्या है? स्पेड है एस का, ए के पास स्पेड है एस का, तो यहां पे ए आ गया। अब ये कन्फर्म है दोस्तों, ए के पास स्पेड भी दूसरा कोई नहीं आएगा, और ए के पास एस भी दूसरा नहीं आएगा। यानी यहां ए लिखने के बाद अब इस लाइन में और इस लाइन में ए नहीं रिपीट होगा, राइट। क्वीन ऑफ डायमंड्स, और उसके पास डायमंड की क्वीन है, ए के पास ही डायमंड की क्वीन है, तो ए यहां लगा दिया हमने। भाई आपको लिखा है ए हैज क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड इधर और क्वीन इधर। अब इस लाइन में भी ए पैक हो गया, यानी ए इनमें तो कहीं नहीं आएंगे, अब ए आएंगे इन चारों में से कहीं दो जगह पे। बी एस ऑफ क्लब, ध्यान से देखेगा, बी के पास एस ऑफ क्लब है, तो एस ऑफ क्लब, ये हमने क्लब बनाया था, यहां पे बी आ जाएगा, बी के बाद एस ऑफ क्लब है। किंग ऑफ डायमंड, डायमंड का किंग बी के पास है दोस्तों, ये भी हमने इंफॉर्मेशन ले ली है। सी क्वीन ऑफ क्लब, सी के पास क्वीन ऑफ क्लब है, तो यहां लीजिए साहब सी आ गया। किंग ऑफ स्पेड दोस्तों, किंग ऑफ स्पेड, स्पेड का किंग, ये है हमारे सी के पास, सी के पास किंग ऑफ स्पेड है।
डी हैज जैक ऑफ क्लब, क्लब का जैक किसके पास है? डी के पास। इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है और जो सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, हमने नोट कर डाली। अब दिमाग लगाना है, अभी सारा खेल है। आपको कहा था दोस्तों यहां पे बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, तो अब ए इधर आएगा और इधर देखिएगा दोस्तों, सी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, तो डी आएगा। और ए इस वाली लाइन में आ चुका है, इस लाइन में आ चुका है, इस लाइन में आ चुका है। इस पूरी लाइन में केवल मात्र यहीं पे ए आ सकता है, तो ए हमने यहां रख दिया, तो ए हमारे सारे पूरे हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों अच्छे से समझने की, कि हमारे पास यहाँ ए और बी आ चुके हैं, यहाँ ए और बी आ चुके हैं, यानी यहाँ भी सी और डी आएंगे, यहाँ भी सी और डी आएंगे। इस लाइन में एक डी आ चुका है, तो अब यहाँ पे सी ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सी और डी बचे थे। डी चूंकि यहाँ आ चुका है, इस लाइन में नहीं आएगा, तो यहाँ सी और यहाँ डी, यहाँ सी तो यहाँ सी। अब ए और डी और सी आ गए तो यहाँ बी, ए बी आ गया तो यहाँ डी, डी ए सी आ गया तो यहाँ बी। अब बताओ जरा कौन किसको क्या चाहिए, सब ढूंढ लो मेरे भाई। हमने एक ही दिमाग लगाया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, एक वर्टिकल लाइन में केवल एक बार ABCD पुट कर दो। आपने खेला ही होगा कभी ना कभी सुडोकू, बस वही फॉर्मूला लगाया। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों? एस ऑफ डायमंड किसके पास है? एस ऑफ डायमंड किसके पास है? डी के पास है भाई। और जैक ऑफ हार्ट्स किसके पास है? हार्ट का जैक ए के पास है भाई। तो यहां हमने देखा किस तरीके से हमने क्वेश्चन किए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने हैं। चलिए दोस्तों अगली पजल को देखते हैं, 6B अगली एक्सरसाइज में अगली पजल को देखते हैं। हर एक्सरसाइज में कुछ डिफरेंट है और हमने भी कोशिश किया है कि करीब करीब हर एक एक्सरसाइज से कम एक या दो क्वेश्चन लिए जाएं। चलिए देखते हैं। 6B का क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए आया दोस्तों। इन द ओलंपिक गेम द फ्लैग्स ऑफ 6 नेशन वर फ्लोन ऑन द मास्ट इन द फॉलोइंग वे। देखिए जरा, अमेरिका का जो फ्लैग है दोस्तों, टोटल कितने फ्लैग्स हैं? 6 फ्लैग्स हैं। अमेरिका जो है इंडिया के लेफ्ट में है, देखिएगा इंडिया के लेफ्ट में अमेरिका है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। आगे उसने कहा है एंड, अब यहां पे जो एंड आता है ना, वो हमेशा पहले जिसके बारे में कह रहे हो उसी के लिए आ रहा है कि भाई अमेरिका इंडिया के लेफ्ट में है और फ्रांस के राइट में है। तो फ्रांस के राइट में कौन है दोस्तों? अमेरिका, ये ध्यान रखिएगा। द फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में प्रॉब्लम ना है इसलिए एम लिख देते हैं। वॉज ऑन द राइट ऑफ इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग के राइट में किसका है मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया का है। एंड नॉट बट वॉज टू द लेफ्ट ऑफ फ्लैग ऑफ जापान, यही ऑस्ट्रेलिया का जापान के लेफ्ट में है मेरे भाई। विच वॉज लेफ्ट टू द चाइना, और ये जापान जो है वो चाइना के लेफ्ट में है। अब आप देखिए जरा, सारे आ चुके। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द 2 कंट्रीज हुज फ्लैग्स आर इन द सेंटर। सेंटर में देखें तो इधर से एक कट गया, 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 बचे 3, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ये पहला ही ऑप्शन है, देखिए जरा। तो आपको तरीका समझ आया किस तरह? और ये तो एक क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे और 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेट करते हुए कि भैया बताइए कि कॉर्नर पे कौन है, भैया बताइए कि फ्रांस के राइट में तीसरा कौन है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आपने ट्रिक को समझा होगा। मैंने सिर्फ यहां से यहां एक बार पढ़ा, जो पढ़ा उसे अप्लाई करता गया। रीड स्लो लेकिन फास्ट राइटिंग करते गए। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। SBI PO के 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 26 से 30 दोस्तों, 30 क्वेश्चन का एक 5 क्वेश्चन का एक सीरीज है। 6 children are split into 2 groups of 3 each and are made to stand in 2 rows in such a way that child in one row is exactly in facing the other। ध्यान से देखेगा दोस्तों, यहां पे नॉर्थ साउथ का अभी तक तो बवाल नहीं है, तो नहीं है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। M is not the end। अब यहां पे मुझे पता है दोस्तों, M या तो इधर देख रहा होगा या इधर देख लेगा, बट नॉर्थ साउथ का पंगा नहीं, तो एक ही जगह दिखा दो। अब आपको कह रहा है कि M is not at the ends of any row and to the right of J, ये J के राइट में, तो J इधर बनाएंगे हम। And is to the right of J, J के राइट में है। J who is facing C, J जो कि C को फेस कर रहा है। K is to the left of D, D is facing M, D is facing M,
K is to the left of D और बचा जो भी वो इधर आ जाएगा। जो बच गया हो उसको बहुत ज्यादा दिमाग उस समय नहीं लगाना है, क्योंकि जो बच गया वही तो मेरा आंसर होगा। अब मान लो कोई क्वेश्चन आए कि भैया J के राइट में तीसरा कौन है, J वाली लाइन में कॉर्नर पे कौन है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए, जब क्वेश्चन आएगा तब इसका आंसर निकाल लेंगे, अभी बहुत सारा माथा नहीं लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब आप देखो बी कहां, अब अपने आप को क्लियर ही हो गया ना, यहीं पे बी आएगा, और बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एम, तो मेरा आंसर एम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन इज टू द सेम रो। आपको दे रखा है बी डी सी, नहीं है मेरे भाई, बी एम डी ये भी नहीं है भाई, एम जे के ये भी नहीं है, एम जे डी ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे दो क्वेश्चंस को हमने देखा किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। अब दोस्तों सर्कुलर टेबल के क्वेश्चंस कैसे करना है। दोस्तों सर्कुलर टेबल्स के क्वेश्चन में कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सर्कुलर टेबल के क्वेश्चन में आपको काउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए, हमारा राइट और लेफ्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। लेफ्ट और राइट के लिए एक बहुत ही सिंपल सा नियम और बता दूं कि भाई मान लो यहाँ पे कुछ भी लोग बैठे हैं, मान लो कुछ लोग बैठे हैं 8, अब राइट अगर सारे ही अंदर देख रहे हैं, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, राइट अगर मैं किसी को कहूंगा तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होएगा। आप देख सकते हैं किसी भी पर्सन का राइट जो है एंटी क्लॉकवाइज है, और ऐसा ही होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, यानी कि हमें इन बातों का ध्यान देना है। दूसरा हमें ध्यान देना है जो कुछ देर पहले भी हमने दिया था, एंड और हु की बात। भाई एंड पहले वाले के बारे में बोल रहा है और हु जो है बाद वाले के बारे में बोल रहा है। कैसे, ये समझा देता हूं मैं आपको। आपको कहा है कि भाई ए बी का भाई है और सी का पति है, ए और सी का पति है, बिल्कुल सही है ना। सो ए बी का भाई है और सी का पति है। सी का पति कौन है, ए बी का भाई है जो सी का पति है, तो ए बी का भाई हो गया, और बी जो सी का पति है, तो इस बार सी का पति कौन हो गया, बी। सो वैसे ही आपको ध्यान रखना है एंड और हु का। चलिए क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 28, जिसमें आपको अगर स्टार्टिंग में ही गिन लोगे तो भला हो जाएगा। आपको पहले से ही दे रखे हैं 5 लोग हैं, सर्कुलर टेबल पे हैं, R इज टू द राइट ऑफ P। पहले P को बिठाओ, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप P को बिठाओ, जो बाद में बोला है ध्यान से देखिएगा, R इज टू द राइट ऑफ P। ऐसा क्यों कि बाद वाले को बिठाया, भाई बाद वाले को बिठाओगे और उसके राइट में चलना है तो काम आसान होगा ना। सो R इज टू द राइट ऑफ P, R के राइट में P है, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। एंड किसके लिए आता है, भूल गए आप, एंड आता है पहले वाले के लिए यानी R के लिए, R S के लेफ्ट में है। ये जो R है ना ये S के सेकंड लेफ्ट में, ये अगर S के सेकंड लेफ्ट में तो S इनके सेकंड राइट पर होगी। बिल्कुल सही सोचा आपने, इसके सेकंड राइट पे R को बिठा दो भाई। अब आपको दे रखा है कि T जो है नॉट बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में T नहीं है, तो T इधर बिठा दो, जो बच जाए उसको यहां बिठा दो। अभी नाम लिखने का टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट हो जाता है, उसको ढूंढने के लिए वापस जाना पड़ता है। क्वेश्चन क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन है दोस्तों, STRP तो नहीं है, बचा कौन, Q, यही हमारा आंसर है। तो आपने तरीका देखा, चीजों को समझा, बस यही काम आपको करते रहना है। चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और पजल बनाते हैं। दोस्तों पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो जितनी ज्यादा पजल की प्रैक्टिस हम करेंगे उतना बढ़िया है। चलिए एक और पजल की बात करते हैं। यहाँ पे 6 लोग दे रखे हैं आपको, ध्यान से देखेगा दोस्तों। एक्सरसाइज 6B ही चल रही है और उसका क्वेश्चन नंबर 30 है कि आपको दे रखा है 6 लोग हैं यहाँ पे। चलिए साहब 6 लोग हैं यहाँ पे, कोई भी तरह से 6 बना सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको यही 6 बनाने हैं, राइट। अब आपको दे रखा है सबसे पहली बात कि B इज बिटवीन D एंड C। अगर आप इस तरह से लेंगे तो B यहाँ पे, D या C में से कोई एक इधर आएगा, एक इधर आएगा और उसके बीच में B आ जाएगा। A इज बिटवीन E एंड C। अब आप कैसे करेंगे जरा देखिए, अगर मैं इसे C मानता हूं तो A यहां पे आएगा और A इज बिटवीन E एंड C।
यहां पे ई आएगा। अगर मैं इसको सी मानता हूं तो भी ई इधर आएगा। ए मेरा फाइनल नहीं है, या तो इधर बैठेगा या इधर बैठेगा, लेकिन एक बात कंफर्म है, ई तो इधर ही बैठेगा भाई। अगर इसे सी मानो तो यहां ई आ जाएगा, इसे सी मानो तो यहां ई आ जाएगा। आगे क्या दे रखा है दोस्तों, f इज टू द राइट ऑफ d। अगर मैं इसे d मानता हूं तो f ये तो बन नहीं सकता, तो इसे d मानते हुए यहां f लेना पड़ेगा, यानी कि यहां से c कट करना पड़ेगा। उधर से c कट किया तो यहां d कट करना पड़ेगा, और a एक की जगह आ सकता है तो a इधर आ जाएगा। तो आपका a c b d f e बन जाएगा। क्वेश्चन पूछा है a और f के बीच में कौन है, जरा देखें a और f के बीच में कौन है। आपने देखा दोस्तों IITM 2005 में भी ये क्वेश्चन आया है। किस तरीके से करना है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, जो ये 3-4 लाइनर्स के पजल्स हैं, आपको हार्डली 40 सेकंड्स में एक क्वेश्चन करना होगा। क्या उसके लिए आप तैयार हैं? चलिए मैं लिए चलता हूं दोस्तों, और आगे कुछ और क्वेश्चंस हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं। इस बार हमारी पजल बढ़ गई है। 6B एक्सरसाइज है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 से 38 की तरफ हम जा रहे हैं, यानी कि इस बार 36, 37, 38 3 क्वेश्चंस का ये पजल है। ध्यान से देखिएगा, इस बार कितने लोग बोले दोस्तों, इस बार आपको लोग बोले हैं टोटल 8 लोग हैं, तो हमें फुल हाउस बनाना है। W इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, P के बिल्कुल लेफ्ट पे W है, ठीक है साहब, बट इज नॉट नेबर ऑफ T और S। तो W जो है T और S का नेबर नहीं है, ठीक है साहब। U इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Q, Q के बिल्कुल राइट में U है। V इज नेबर ऑफ T, V और T हमारे मित्र हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में बैठ सकते हैं। R इज बिटवीन T एंड U, यहां से शुरू करता हूं दोस्तों। R इज बिटवीन T एंड U, या तो T इधर बैठेगा या U इधर बैठेगा, दोनों में से एक तो कंफर्म है। अब जरा देखें, Q के राइट में U है, अगर ये U होगा तो Q यहां आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये करना है दोस्तों, यहां से T हटाना है, यहां से U हटाना है, और Q के राइट में U को बिठाना है। Q के राइट में U को बिठा दिया। अच्छा, जैसे ही आपने Q के राइट में U को बिठाया, आपको ये दे रखा था कि V और T पड़ोसी हैं। अब V और T अगर पड़ोसी होंगे तो T यहां है, V यहां आ जाएगा। हमारे पास ये 4 लोग तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा इन्हें बैठना था बैठ चुके हैं मेरे भाई। अब आगे देखते हैं कि और किसे बिठाएंगे। देखिएगा, यहां पे आपको देखा W इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, P के लेफ्ट में W, ध्यान से देखेगा, P के लेफ्ट में W एक ऑप्शन, P के लेफ्ट में W दूसरा ऑप्शन। अगर मैं इस ऑप्शन को लेके चलता हूं P और W को, तो दोस्तों S जो कि अभी तक नहीं आया है वो यहां बैठेगा और W का मित्र बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन बचता है, P यहां पे, W यहां पे और S यहां पे। उसका बेनिफिट यह है कि W ना तो T का मित्र हो गया ना S का मित्र हो गया, और हमारी पजल ओके हो गई। इस पे 3 क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। बोलेगा V और P के बीच में कौन है, हु इज टू द राइट ऑफ T, T के राइट में कौन है, S के लेफ्ट में कौन है, बड़ेवा। सो क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट इज अप्रोच, आप पजल को किस अप्रोच से सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, कुछ हटके। इस बार देखिए 6B का, अभी 6B चल रही है क्योंकि 6B आपके प्लेसमेंट वाली है, पोजीशन वाली है, सिटिंग अरेंजमेंट वाली है, तो इसमें बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। मैट 2005 का क्वेश्चन हमने यहां पे लिया है दोस्तों, 59 से 63 4 क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है देयर आर 7 बुक्स आर देयर, 1 ईच ऑफ, उसके बहुत सारे नाम दे रखे हैं, और एग्जाम में इनके नाम को आपको नहीं पढ़ना है, क्लियर नहीं पढ़ना है, बिकॉज डोंट वेस्ट टाइम। जो इंफॉर्मेशन होगी वो तो सारी नीचे दे रखी होगी हमें। ओके, आगे क्या दे रखा है दोस्तों, हम एक काम करते हैं, इसको स्टैक ऐसा मान लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 बुक्स आर देयर। सो 7 बुक्स आपको गिवन है, तो आप इन्हें पहले से ही प्लेस कर दीजिए भाई। पहली लाइन कह रहा है सोशियोलॉजी इन द टॉप ऑफ ऑल द बुक्स, सबसे ऊपर किसकी बुक है भाई, सोशियोलॉजी की है।
accountancy is immediately below education and education which is immediately below sociology. अकाउंटिंग एजुकेशन से नीचे है और एजुकेशन सोशियोलॉजी के जस्ट नीचे है, तो यहां एजुकेशन आ जाएगा, यहां अकाउंटिंग आ जाएगी। ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे काम आ चुकी है। इकोनॉमिक्स इज जस्ट इमीडिएटली अबव साइकोलॉजी बट नॉट इन द मिडल। आपको दे रखा है इकोनॉमिक जो है वो साइकोलॉजी से जस्ट ऊपर है, मिडिल पे नहीं है, यानी 4 नंबर पे नहीं है। भाई आप देख सकते हैं ना, इसके एग्जैक्टली मिडिल, 3 ऊपर 3 नीचे, यहां पे आपको इकोनॉमिक्स को नहीं बिठाना है। आगे देखिए दोस्तों, हिंदी इज इमीडिएटली बिलो साइकोलॉजी और यहां पे जस्ट नीचे हिंदी आ गई है। तो अब आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो यही है दोस्तों, हिंदी को यहां बिठाओ, साइकोलॉजी को यहां बिठाओ, एजुकेशन को नहीं, एजुकेशन नहीं, इकोनॉमिक्स को यहां बिठा दो, जो बच गया होगा ना उसको यहां बिठा देना। आपकी टोटल 7 के 7 क्लियर हो गई। तो आपने एक सिंगल रीडिंग के अंदर 7 बुक्स को बिठा दिया और ऐसे ही हमें सॉल्व करना होगा दोस्तों क्वेश्चन, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आया जैसे इकोनॉमिक इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, इकोनॉमिक्स किसके बीच में है, साइकोलॉजी और एक और डिपार्टमेंट, तो साइकोलॉजी एंड हिंदी, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश, साइकोलॉजी एंड तो आपको पता है अभी तक आपने इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया था, यहाँ इंग्लिश आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा सी फॉर कैट। यही तो तरीका है दोस्तों फास्ट करने का। चलिए मैं आगे लिए चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। नाबार्ड के 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपको दे रखा है दोस्तों ABCDEFG, यानी कि टोटल 7 पीपल आर देयर, 7 स्टूडेंट्स आर देयर एंड दे आर सिटिंग ऑन 3 बेंचेस। दोस्तों मुझे टोटल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये 3 बेंचेस प्रिपेयर करनी है और उस पे लोगों को बैठाना है। ध्यान से देखिएगा, आपको दे रखा है इन सच अ वे दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम ऑन ईच बेंच, यानी मिनिमम 2 लोग तो बैठे ही, ऐसा नहीं करेंगे एक साथ एक जगह 4 बैठा दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, राइट। एंड देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन ईच बेंच, और एक बेंच पे एक लड़की को बैठना भी अनिवार्य है, कंपल्सरी है। C is a girl student does not sit with A, E and D। आपको जो दे रखा है वो लिख दो पहले तो। C का भैया A, E और D से लड़ाई है और C एक फीमेल है ऐसा शो कर दो। फीमेल को हम माइनस से शो करेंगे, मेल को हम प्लस से शो करेंगे, और यही एक कन्वेंशनल तरीका है। आप उल्टा भी ले सकते हैं, आपकी जो तरीका करें। आज जो तरीका अपनाएं उसे हमेशा फॉलो करें, बस ये बहुत जरूरी है। F a boy sits with only B, आपको दे रखा है F जो एक बॉय है इसके साथ एक ओनली बी है, ओनली बी है तो वही फीमेल होगी और वही फीमेल होने के कारण यहाँ पे आपको ओनली लिखना पड़ेगा, जिससे कि F और B जहां आएंगे वो एक साथ आ जाएंगे। आगे दे रखा है दोस्तों A sits with his best friend in the bench first। A जो है ना उसके his best friend, यानी A तो प्लस दे रखा है और वो फर्स्ट वाली बेंच पे बैठा है साहब। G sits on थर्ड बेंच, और G जो है ना वो थर्ड बेंच पे बैठा है। अभी जेंडर नहीं मालूम है इसका, ये आपको दे रखा है। E is brother of C, आपको दे रखा है E C का भाई है, भाई है इसका मतलब है मेल है, ये आपको कंफर्म दे रखा है। अब देखें जरा, इसको देखते हुए एक बात तो समझ आ गई कि F और B जो ओनली वाले हैं वो एक ही जगह सेट हो सकते हैं, और इसमें आपको जेंडर दे रखा है F का प्लस और B का माइनस। अच्छा, C को A E D तीनों के पास नहीं बिठाना है तो C को तो यहां बिठाना पड़ेगा, और C फीमेल है ये भी आपको दे रखा है। अब क्या बचा दोस्तों, आपके पास बच गया A हो गया है, B हो गया है, C हो गया है, एक तो D बच गया, E और F, तो E यहां पे आ गया और इन दोनों के साथ ही C आएगा, नहीं तो ये काम खत्म हो गया। अब आपको क्या पता था E भी मेल है, क्योंकि हमने देखा था ईमेल है। अगर ईमेल है तो बचा जो फीमेल हो जाएगा, ये फीमेल एक पे आ गई, एक फीमेल इस पे आ गई, एक फीमेल इस पे आ गई। जी का जेंडर नहीं मालूम है, मेल या फीमेल में से कौन है ये नहीं मालूम है, राइट। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन विच बेंच डू 3 स्टूडेंट्स सिट, 3 बच्चे कौन सी बेंच पे बैठे हैं दोस्तों, ये आपको दे रखा है फर्स्ट बेंच पे। हाउ मेनी गर्ल स्टूडेंट्स आर देयर, दोस्तों गर्ल स्टूडेंट एक बात कन्फर्म है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है। जी फीमेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है,
आप सोच रहे होंगे कि जब सी में फीमेल आ गई है तो जी मेल होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। एटलीस्ट 1 फीमेल ऑन ईच बेंच का मतलब है 2 फीमेल भी हो सकती हैं, एटलीस्ट 1 बॉय ऑन ईच बेंच नहीं बोला है। सो इसका आंसर आएगा 3 और 4, नॉट डिसाइडेड, कैन नॉट बी सेड, राइट। सो कुल मिला के अभी जो हमारा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया। अप्रोच इज इंपॉर्टेंट, आप उसकी अप्रोच क्या लगाते हैं। दोस्तों इस एक्सरसाइज में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप करिए। मैं और आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अगली एक्सरसाइज करता हूं। अगली एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 6C। चलिए दोस्तों 6C में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक्सरसाइज में, और हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। और मजे की बात दोस्तों, इस किताब के सॉल्यूशन पार्ट में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है। स्वयं बनाइए, फिर बनाने के बाद चेक करिए और उसके बाद मजा आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इसे आगे से आगे शेयर करिए, लाइक बटन को जरूर क्लिक करिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो दोस्तों पहले इस एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मजा ही आने वाला है। चलिए मैं बढ़ता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और एक्सरसाइज भी है 6C। आपको दे रखा है देयर आर 4 डॉल्स ऑफ डिफरेंट हाइट, ABCD 4 डॉल्स हैं और उन चारों की अलग अलग हाइट आपको दे रखी है। चलिए दोस्तों, D इज नाइदर एज टॉल एज A का मतलब है कि भैया D जो है A से लंबा नहीं है, D इज नॉर एज शॉर्ट एज C, और D C से छोटा भी नहीं है। तो कुल मिला के ADC तो फाइनल हो गया। B इज शॉर्टर देन D बट टॉलर देन C, तो यहां पे एक बात कंफर्म हो गई कि इसके बाद B लगाने में ही सारे फायदा है, ये बना लिया हमने। अब आपको क्या दे रखा है दोस्तों, कुछ नहीं दे रखा। आपको दे रखा है कि इफ मणि वांट्स टू परचेज द टॉलेस्ट डॉल, आप किसको खरीदोगे? आप कंफर्म है A को खरीदोगे। जो दे रखा है वही तो मैंने लिखा है, लिखने के बाद आंसर निकाला है। सोचिए जरा, हार्डली 15, 20, 25 सेकेंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए और कुछ क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। आपको दे रखा है, अच्छे से देखिएगा, एक एक बात को समझिएगा। भाई अनीता, महिमा, रंजन, लता एंड दीप्ति आर 5 कजिन्स, 5 कजिन्स हैं ये। अनीता ट्वाइस एज ओल्ड एज महिमा, अनीता जो है महिमा से दुगनी उम्र वाली है भाई। रंजन इज हाफ द एज ऑफ महिमा, महिमा का आधा करें तो मैं यहां लिख दूं 2R इज इक्वल टू महिमा। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि महिमा बाई 2 करेंगे ना, आप देखिएगा, एज रंजन इज हाफ द एज ऑफ महिमा, सो रंजन इज हाफ द एज ऑफ महिमा, महिमा की एज का आधा। ये 2 इधर चला जाएगा तो 2R इज इक्वल टू M, वही लिखा है मैंने। आगे देखें क्या लिखा हुआ है दोस्तों। अनीता इज हाफ द एज ऑफ दीप्ति, अनीता जो है इज हाफ द एज ऑफ दीप्ति, तो दीप्ति बाई 2 यहां कर लेते हैं भाई, इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। आपको दे रखा है अनीता इज हाफ द एज ऑफ दीप्ति, रंजन इज ट्वाइस द एज ऑफ लता, रंजन जो है ट्वाइस द एज ऑफ लता, रंजन इज 2 लता। चलिए इतनी सारी बात समझ आ गई हमें। अब हमें इन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर देना पड़ेगा। कैसे दोस्तों? महिमा मान लो 50 की साल की है, 50 की उसकी हाइट है, तो अनीता का 50 मतलब महिमा इंटू 2, 50 इंटू 2 100, यानी एक बात कंफर्म है दोस्तों कि A जो है वो 2M से बड़ा है, तो हमने लिख दिया भाई A M से बड़ा है। और सिमिलर वे में M R से बड़ा है, भाई R का डबल करोगे तब जाके M होगा। और सिमिलर वे में R L से बड़ा है, यहां भी कोई आपत्ति नहीं है। अब D बाई 2, ध्यान से देखेगा, A की वैल्यू D बाई 2, D अगर 100 है तो A आधा ही है उसका, यानी A छोटा है तो D सबसे आगे आ जाएगा। तो अब आप देखो जरा, कितने लोग थे? 2 3 4 और 5, 5 मित्र थे, पांचों की कजिन की हाइट दे रखी थी, वो बिठा दी। आपसे पूछे यंगेस्ट कौन है? लता है। एल्डेस्ट कौन है? दीप्ति है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत भारी काम नहीं है। समझना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अप्रोच इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं और आगे बढ़ता हूं दोस्तों।
एक और क्वेश्चन है दोस्तों 6C का ही, अगेन आपको इस तरह का क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। सचिन स्टार मदन माइनस रीना, देखिएगा सचिन स्टार, स्टार का मतलब है आर ऑफ द सेम एज, यानी सचिन जो है मदन के बराबर है, मदन माइनस मीना, मदन ए माइनस बी, बी इज यंगर देन ए माइनस बी इज यंगर देन ए, मदन माइनस रीना, रीना इज यंगर देन मी मदन, रीना इज यंगर देन मदन, ये आपको दे रखा है। अब इसको आपने इस फॉर्मेट में लिखने के बाद उसने पूछा है कि इनका मीनिंग क्या है। रीना इज द यंगेस्ट, बिल्कुल 100% रीना इज यंगेस्ट, रीना इज द ओल्डेस्ट, सॉरी, मदन इज यंगर देन नीना, सॉरी, नन ऑफ दिस तो है नहीं। तो आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान। अब देखिएगा जरा 62 नंबर देखते हैं हम लोग। दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस का मतलब है x इज यंगर देन y, x इज यंगर देन y एंड y इज यंगर देन x, राइट। एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, ये जिस ऑर्डर में पढ़े हैं इनका ऑर्डर तो नहीं बदल सकते, y x z नहीं कर सकते, z x y नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इस ऑर्डर को चेक कर सकते हो, हमें चेक करना है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, z माइनस वाई, z माइनस वाई, y is younger than z, y is younger than z and z x is younger than y। अब x की तरफ छोटा, x की तरफ छोटा, y बीच में और z की तरफ खुला, z की तरफ खुला, यानी सेम बात हमारा B फॉर बॉम्बे कह रहा है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज सेम एज z माइनस वाई माइनस एक्स। क्या ये बात समझ आ रही है? यही तो करना था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 और 62। और देखते हैं दोस्तों इसी तरीके से अगली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज है 6D, इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो भी हमें समझने। इस बार थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्वेश्चन। और दोस्तों आप अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं एमबीए 2006, एनमैट 2005, द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट हैज अनाउंस्ड दैट 6th गेस्ट लेक्चर्स ऑन डिफरेंट एरियाज, बहुत सारे नाम दे रखे हो, मैंने पहले भी कहा था फिर कहूंगा, नाम अभी नहीं पढ़ने हैं, आर टू बी ऑर्गेनाइज ओनली वन ऑन ईच डे फ्रॉम मंडे टू संडे। अपने तो पहला काम करो दोस्तों, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे एंड संडे, ये सबसे पहले लिख डालो। इसका भला ये होगा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा मेरे भाई कि काम आसान है। चलिए एक एक करके समझते हैं दोस्तों। मोटिवेशन शुड बी ऑर्गेनाइज इमीडिएटली आफ्टर असेसमेंट सेंटर, सो असेसमेंट सेंटर के जस्ट बाद आ जाएगी मोटिवेशनल। चलिए साहब, क्वालिटी सर्कल शुड बी ऑर्गेनाइज ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे में हमें कह रखा है क्वालिटी सर्कल को अपनाना है अपने को, एंड शुड नॉट बी फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन, यानी थर्सडे को जीडी तो कम से कम मत करना भाई, मना कर रखा है अपने को। डिसीजन मेकिंग फ्राइडे को होगी, लीजिए साहब डिसीजन मेकिंग फ्राइडे को होगी। देयर शुड बी गैप ऑफ 2 days बिटवीन लीडरशिप एंड जीडी, जीडी और लीडरशिप में 2 days का गैप रखना है। चलिए साहब इसको और आगे देखते हैं। 1 day देयर विल बी नो लेक्चर, एक दिन छुट्टी नहीं होगी, और वो हॉलीडे सैटरडे को नहीं है, तो हॉलीडे नहीं है सैटरडे को। आगे देखिए दोस्तों, जस्ट बिफोर दैट डे ग्रुप डिस्कशन विल बी ऑर्गेनाइज, यानी एक बात कंफर्म है कि जब भी ग्रुप डिस्कशन होगा उसके बाद हॉलीडे आएगा। तो ये जो सारी चीजें दे रखी है ना, उन्हें अप्लाई करके देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, अगर मैं यहां जीडी क्रॉस लिखता हूं तो जीडी से 2 छोड़ के यहां लीडरशिप लिखना पड़ेगा, और लीडरशिप के बाद यहां एसी और मोटिवेशनल आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है ना भाई, यहां मैंने ग्रुप डिस्कशन लिख दिया, यहां मैंने क्रॉस मार दिया, यहां मैंने लीडरशिप लिख दिया, क्योंकि लीडरशिप और जीडी के बीच में 2 हैं। अच्छा, इधर अगर मैं चलूं दोस्तों, यहां मैं जीडी लिखता हूं ग्रुप डिस्कशन, तो आपको पता है ग्रुप डिस्कशन से 2 छोड़ के
यहां पे लीडरशिप आना चाहिए, यानी यहां पे ग्रुप डिस्कशन नहीं आ सकता। क्लियर कर लीजिएगा दिमाग में, यहां ग्रुप डिस्कशन नहीं आ सकता। यहां ग्रुप डिस्कशन लिखता हूं तो यहां लीडरशिप आ जाएगी, वो तो ठीक है। सॉरी, यहां ग्रुप डिस्कशन लिखता हूं तो यहां छुट्टी हो जाएगी, वो भी ठीक है। लेकिन मेरे भाई इसके जस्ट बाद कैसे लेके आओगे दो लगातार वाले, यानी आपके पास एक ही ऑप्शन है, यहां जीडी हो जाएगी, यहां हॉलीडे मिल जाएगा, जीडी से दो छोड़ के यहां लीडरशिप मिल जाएगी, और एसी और मोटिवेशन आगे पीछे मिल जाएंगे। तो हमने किस तरीके, तो इस तरह के क्वेश्चन जो क्रोनोलॉजी से बिलोंग करते हैं, क्रोनोलॉजी का मतलब क्या कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद, डेट से, डेज से या टाइम के बाद वाले, उन्हें कोशिश करें कि आप इसी तरह से सॉल्व करें। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं और क्या क्वेश्चन हमारे लिए आया है। और दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास आती है दोस्तों है वो है 6E। एक एक एक्सरसाइज में से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम यहां सॉल्व कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको अप्रोच बता पाऊं कि हर पजल में कैसी अप्रोच लगानी है। तो चलिए दोस्तों 6E की एक एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। ये कुछ अलग हट के एक्सरसाइज होती हैं 6E, और इसके स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन ही हमने ले लिए 1 से 5। ध्यान से देखिएगा, एक एक बात इसमें जो दे रखी है इसको नोट करिएगा। इसको मैं जनरली कंडीशनल पजल कहता हूं, क्योंकि इसमें पजल जैसा कुछ भी नहीं बनता है। मेरी बात को सुनिएगा, पजल को जब हम सॉल्व करेंगे ना तो एक्चुअली कोई बॉक्स जैसा कुछ बनेगा नहीं, बॉक्स नहीं बनेगा, राउंड पजल नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। इसमें कंडीशनल्स हैं सारे के सारे। अभी देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है, आराम से देखेगा दोस्तों। आपको दे रखा अ टीम ऑफ 5 इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स 5 बॉयज ABCD एंड 4 गर्ल्स PQRS। आपको दे रखा है कि भैया 5 तो लड़कियां हैं जो A से लेके E तक हैं, और आपको दे रखा है कि भैया 4 बॉयज हैं जो कि हमारे पास, उल्टा लिख दिया मैंने शायद, यहां तो बॉयज आना चाहिए, यहां गर्ल्स आना चाहिए। ओके, ये लो भाई वापस से कर लो, यहां गर्ल्स आना चाहिए, और ये जो गर्ल्स हैं वो कहां से हैं, वो P से लेके S तक। ये आपको गिवन है मेरे भाई। आगे देखिए क्या रखा है, आपको दे रखा है A एंड S हैव टू बी टुगेदर। पहली कंडीशन है दोस्तों A प्लस S ऑलवेज टुगेदर। सेकंड कंडीशन क्या है दोस्तों, P कैन नॉट बी पुट विद R, यानी P की R से लड़ाई है मेरे भाई। P और R को ऐसा लिख दो क्रॉस, बहुत क्लियर अपना तो कंसेप्ट है। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रखा है, थर्ड कह रखा है दोस्तों D एंड Q कैन नॉट गो टुगेदर, तो D की Q से लड़ाई करा दो मेरे भाई। C एंड E हैव टू बी टुगेदर, C और E को तो पास में आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। R कैन नॉट बी पुट विद B, यानी R की एक और लड़ाई है, R की B से भी लड़ाई है। ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड दीज क्राइटेरिया आर एप्लीकेबल फॉर द क्वेश्चन बिलो। यानी अभी देखिए पजल कुछ बनी नहीं है हमारी, यहां सिर्फ ट्रिक से काम चलेगा। इफ कंडीशन है, मैंने तो आपको पहले ही कहा था इस पजल का नाम हम कंडीशनल पजल देते हैं। बहुत आराम से कराऊंगा, चीजों को बहुत आराम से समझना, मजा आ जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको कह रखा है कि 2 मेंबर्स हैव टू बी बॉयज। अगर टीम बनानी है तो कैसी बनाएंगे। देखो एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, A आएगा तो S आएगा, S आएगा तो A आएगा। मेरे ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं। क्यों कैंसिल हो जाते हैं दोस्तों, अकेला S नहीं आएगा, अकेला S नहीं आएगा। बात को समझ आई आपको, मैंने क्यों कैंसिल किया, क्योंकि A और S तो साथ ही आने वाले हैं। अब आपको जो बची कंडीशन है उसमें देखिएगा भाई, A और S आ गए, A और S आ गए, अब बाकी वाले BPQ जरा देखिएगा, BPQ में कोई लड़ाई है, BPQ 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 नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, यानी इसकी संभावना ज्यादा लग रही है। दूसरे वाले में देख लो दोस्तों DQR, अब D और Q तो पास में आ ही नहीं सकते, D और Q पास में आ ही नहीं सकते, काम खत्म हो गया, इसका आंसर A आ गया। जरा सोचिए क्या ये बहुत टफ था, क्या हमें बहुत सारे ऑप्शन पहले से बना के रखने हैं, ऐसा कुछ नहीं करना दोस्तों। बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा इसको बहुत ही गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। सिंपल तरह का क्वेश्चन है यार, एक और करते हैं चलिए। R इज वन ऑफ द मेंबर, दोस्तों R पक्का है, तो R के साथ टीम कैसी बनेगी, ये बात कंफर्म है। R के साथ P नहीं आएगा, R के साथ B नहीं आएगा, R के साथ P नहीं आएगा, और R के साथ B नहीं आएगा, वो तो आया भी नहीं है। अच्छा
एस अगर आया तो ए पक्का आएगा, ये भी कैंसिल हो गया, अकेला एस नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों, ए एस और एस ए बच गए। आपको दे रखा था क्यू और डी पास में नहीं है, इसको घर भेज दो। सी और ई साथ में आएंगे, वो तो आ ही रखे। यानी कितना आसान तरीके से हमने क्वेश्चन किया। अब आप सोचिए जरा, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना होता, क्वेश्चन को खुद से चला के टफ बनाना होता तो कर देता। अभी तो आसान तरीका था, जो कंडीशन दे रखी है वो लिख दी, उसके बाद हो गया। ऐसा ही करना है बॉस एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज है 6F। 6F से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, और 6F जो है वो ब्लड रिलेशन वाली है। 21 से 25 नंबर मैट में आ चुकी है, इसलिए मैंने उठाई। मैट 2005 की एक पजल है। एक एक चीज आराम से देखिएगा। देर इज अ फैमिली ऑफ 5 पर्सन, दोस्तों 5 लोगों की फैमिली है। दे आर वर्किंग एज अ डॉक्टर, टीचर, फलाना फलाना, फुल स्टॉप। मुझे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है उनको पढ़ने के लिए कि वो अपने अपने क्षेत्र में क्या करते हैं, कोई लेना देना नहीं है मुझे। सारे इंफॉर्मेशन तो नीचे दे रखी होगी ना, बस आपका कंसंट्रेशन इस पे होना चाहिए। एग्जाम में आपको फास्ट करना है, ये बात बहुत सारी बार बता चुका हूं, फिर आएगी तो फिर बताना पड़ेगा मुझे। सबसे पहली चीज दोस्तों, बी इज एन अनमैरिड टीचर, डॉटर ऑफ ए। आपको दे रखा था कि भैया ए की डॉटर है, बी फॉर बॉम्बे, और बॉम्बे टीचर है और डॉटर है। टीचर के लिए लिख दिया टीचर और डॉटर के लिए लगा दिया माइनस। जो इंफॉर्मेशन दे रखी हो वो लिख दो मेरे भाई। ई एक लॉयर है, सी का ब्रदर है। अभी तो कुछ आ नहीं सकता, तो अपन यहां लिख देते हैं ई एक लॉयर है, सी का ब्रदर है। तो अपने को जितना पता हो उतना लिख देना चाहिए। सी का जेंडर अभी तो राइट नाउ नहीं ध्यान है, बाकी पता चल जाएगा, देखिएगा। सी इज द हस्बैंड ऑफ द ओनली मैरिड कपल इन द फैमिली। अब इन 5 पर्सन में से केवल 2 ही मैरिड कपल हैं, ये कंफर्म दे रखा है। 2 ही मैरिड, एक ही मैरिड है, सॉरी, एक ही मैरिड, ओनली मैरिड कपल है, और उसमें भी सी हस्बैंड है। तो एक बात तो कंफर्म है कि सी हस्बैंड आएगा, एक फीमेल यहां आएगी, और ये ओनली मैरिड कपल हो जाएगा। ए एक फार्मर है, ए एक फार्मर है, तो भैया फार्मर लगा दो भैया। और फादर दे रखा है 2 सन्स एंड एन अनमैरिड डॉटर। 2 तो सन्स हैं इसके, यानी एक अनमैरिड डॉटर है, उसके अलावा एक और यहां लगेगा, और इसको टीचर को यहां की जगह यहां लिख देते हैं, यहां नीचे लिख देता हूं, ठीक है ना। तो एक यहां लग जाएगा, यानी एक भाई इधर आएगा, एक भाई इधर आएगा, और एक ही हो गया। अब आखिरी बात दोस्तों, डॉटर इन लॉ ऑफ ए इज अ डॉक्टर। डॉक्टर है डॉटर इन लॉ, यानी यहां पे एक डॉटर इन लॉ आएगी जो कि माइनस होगी, और वो डॉक्टर भी होगी। चलिए साहब इसको डॉक्टर दे देते हैं करार। अब आप सोचिए जरा, इस ऑप्शन को कहां लगाएंगे। आपको ई लॉयर यहीं लगाना पड़ेगा, और आपको सी प्लस यहीं लगाना पड़ेगा। तो अब आप देखिए जरा, आपके सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, और इन 5 में जो बचा है वो ये डी, वो यहां लगा दिया। अब आपको भगवान जो सवाल पूछना चाहे पूछ ले, टीचर कौन है, लॉयर कौन है, डॉक्टर कौन है, फार्मर कौन है, और फलान चंद जो एक बच गया है वो कौन है। सारी इंफॉर्मेशन माइनस माइनस प्लस प्लस, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, फलाना फलाना, जितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है कि आपने इस पजल को बना लिया। इस पजल को बनाने के बाद 5 आए या 50 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हु इज द डॉक्टर इन द फैमिली, डी इज द डॉक्टर इन द फैमिली। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। चलिए मुझे तो चलना है आगे, और आते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 6H पर। एक एक एक्सरसाइज को बहुत आराम से सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये एक और क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 6H का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो दोस्तों मेरा कोशिश रहा है कि हर एक्सरसाइज में से मोटा मोटा एक क्वेश्चन उठाया, कभी 2 उठाया। पर्पस एक ही है दोस्तों कि आप इन्हें सॉल्व करें। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक जितने चैप्टर मैंने पढ़ाए, वैसे छठा चैप्टर यही है, लेकिन अभी तक में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और एक्चुअली में इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो हर टाइप के क्वेश्चन की करनी पड़ेगी, लेकिन हर टाइप में और इस टाइप में फर्क क्या है। वहां आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी स्पीड के लिए, और यहां तो भैया एक्यूरेसी और स्पीड दोनों के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों ये क्या कह रहा है।
सम ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी। ध्यान से देखेगा कि भैया ए एंड बी का जो सम है वो मोर है, ग्रेटर देन क्या है, सी प्लस डी का है। ये बात तो शायद अच्छे समझ आ रही होगी आप लोगों को। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी इज सेम एज बी प्लस डी। ए एंड सी को सम करते हैं तो वो बी प्लस डी के बराबर आता है। चलो ये भी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। आगे क्या दे रखा है, ए अर्न्स हाफ एज मच एज बी प्लस डी। ए जो है ना बी प्लस डी का आधा है, यही आपको दे रखा है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन गिवन है, शायद इससे ज्यादा तो मुझे कुछ लगता नहीं है गिवन। अब देखिएगा कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों ए प्लस सी जो है वो बी प्लस डी के बराबर है, राइट। और ये जो बी प्लस डी है उसका अगर दुगना करते हैं, बी प्लस डी बाय 2 करते हैं तो ए होता है, राइट। तो इसको एक काम करते हैं, 2 को यहां से हटा के यहां शिफ्ट कर देते हैं, आपको 2a की वैल्यू मिल जाएगी बी प्लस डी। शायद ये बात समझ आ रही है। तो b प्लस डी की जगह अगर मैं 2a रख देता हूं, देखिएगा 2a इज इक्वल टू a प्लस सी, राइट। a से एक a कट गया तो a इक्वल टू सी आया, यानी इनकम ऑफ a इज इक्वल टू सी। ये आपको गिवन है, राइट। अच्छे से क्लियरली मेंशन्ड हो गया, a और c की बराबर है। इधर देखें, अगर मैं a और c अगर बराबर हैं तो आपको ये कंफर्म है दोस्तों b इज ग्रेटर देन d, b d से बड़ा है। आपको क्लियर नजर आ रहा है ना, b d से बड़ा हो गया क्योंकि a और c तो बराबर हो गए, राइट। अब बचता क्या है दोस्तों, इधर देखिएगा, मुझे पता है b प्लस डी इज इक्वल टू सी कह दें, b प्लस डी का आधा कह दें a। अब अगर b d से बड़ा होगा, अगर b d से बड़ा होगा और a और c तो बराबर होंगे, अब सिर्फ एक ही बात रह जाती है, हाईएस्ट इनकम किसकी है। अब जरा सोचिए, a और c तो बराबर है, a और c तो बराबर है, और आपको दे रखा है कि b और d में से b ज्यादा बड़ा है। अब b और c में कौन बड़ा है, या यूं कहते हैं b और a में कौन बड़ा है, बस वही हमें देखना है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे रखते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, इधर रखते हैं a और c को एक साथ, यानी कि 2a इज इक्वल टू किसके बराबर होगा दोस्तों, b प्लस डी के। अब आप सोचिएगा b d से बड़ा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसकी वैल्यू लेता हूं 5, तो 5 इंटू 2 कितना हो रहा है 10, राइट। अब b और d को अगर मैं जोड़ूं तो वो 10 के बराबर होगा, और b d से बड़ा है, यानी ये b कम से कम 6 होगा, ये 4 होगा तब 10 आएगा, यानी b को एक्चुअली a से भी बड़ा होना पड़ेगा और c से भी बड़ा होना पड़ेगा, राइट, क्योंकि a और c तो बराबर है। यानी कि b जो है c से और a से दोनों से बड़ा है, तो एक्चुअली सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा b है। तो हमने देखा दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चंस पे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, और हर एक्सरसाइज के 2-2 3-3 क्वेश्चन, किसी के एक क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट, बार बार एक ही बात कह रहा हूं दोस्तों, प्रैक्टिस को बढ़ाना पड़ेगा। पजल्स इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से क्वेश्चन को देखें, बहुत आराम से क्वेश्चन को समझें और उसे सॉल्व करते चलें। आगे भी बहुत सारे वीडियोस हमें बनाने हैं, और आपको अगर पता चलना है कि किस तरीके के वीडियोस आगे आने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें हम और नई ऐड करने वाले हैं हमारे चैनल पे, तो दोस्तों अभी एक काम करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एस चांद पब्लिकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हां, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो आज लेते हैं अलविदा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।